नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज जिस तरह से सत्ता परिवर्तन किया गया है, एक चुनी हुई सरकार को गिराई गई है। कल फ्लोर टेस्ट होने वाला था, वह भी नहीं होगा क्योंकि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और शिवसेना के तमाम सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा है कि अब राष्ट्र खतरे में है, धर्म खतरे में है और प्रजातंत्र खतरे में है। तो आज हम इसी पर विश्लेषण करेंगे और बताना चाहेंगे कि किस तरह से संविधान खतरे में है, किस तरह से राष्ट्र खतरे में है और किस तरह से लोकतंत्र खतरे में है। साथियों, आज का विश्लेषण हम प्रारंभ करें उससे पहले आपसे एक अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो कोई वीडियो अपलोड करें वह तुरंत आपको मिल जाए। साथियों, कुछ समय पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इस देश में 50 साल तक मोदी का राज रहेगा। यह बात उन्होंने बड़बोलेपन से कही थी, लेकिन आज जिस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है और जिस तरह से जो आप वोट देते हैं, आपको वोट देने का अधिकार दिया गया है। अगर आप समाजवादी पार्टी को चुनते हैं, आप बीएसपी को चुनते हैं या आप शिवसेना को चुनते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जिसको आप चुन रहे हैं उसी की सरकार बने। अगर उसकी सरकार बन भी जाती है तो जोड़ तोड़ करके करोड़ों रुपए विधायकों को, सांसदों को दे करके, खरीद करके अपनी सत्ता भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी पहले तो कांग्रेस मुक्त करने के लिए बात कही थी, लेकिन अब लगता है कि जैसे वो विपक्ष को ही भारत मुक्त कर दे। आज जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ है, वैसा ही अलग सारे राष्ट्रों में होगा। सारे राष्ट्रों का मतलब कि सारे राज्यों में होगा। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में फिर से ये ऑपरेशन लोटस चला सकते हैं क्योंकि इनका मनोबल बढ़ गया है महाराष्ट्र की सरकार को गिराने से। इस तरह से ये विपक्ष मुक्त भारत करने की कसम खा चुके हैं और यह इनका छुपा एजेंडा है, ठीक हिंदू राष्ट्र की तरह। तो आज उद्धव ठाकरे ने अभी शाम को लगभग 10 बजे राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया और लगभग 8 दिन से चला आ रहा महाराष्ट्र का संकट का पटाक्षेप हो गया। इस्तीफा देने की वजह से सरकार अपने आप गिर गई है और अब कल फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, शक्ति परीक्षण नहीं होगा, क्योंकि जब सरकार गिर चुकी है तो फ्लोर टेस्ट कैसा। साथियों, भारतीय लोकतंत्र में आजादी के समय जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बना करके तैयार किया था और लागू करने के दिन उन्होंने जो भाषण दिया था, तो उस एक चिंता जाहिर की थी कि संविधान तो लागू किया जा रहा है, लेकिन संविधान की सफलता से देश की सफलता नहीं होगी, बल्कि संविधान लागू करने वालों का चाल चरित्र, चेहरा कैसा होगा, उसके ऊपर संविधान निर्भर करेगा। आज संविधान खतरे में आ गया है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा जाहिर किया गया उनका वक्तव्य चरितार्थ हो रहा है। 8 राज्यों में अभी तक इन्होंने ऑपरेशन लोटस चला करके सत्ता हासिल की थी और 9वें राज्य राजस्थान में चूक हो गई थी क्योंकि वहां पर वसुंधरा राजे खड़ी हो गई थी बीच में आकर के और अशोक गहलोत का बेहतरीन मैनेजमेंट था, इसलिए वहां पर इनकी दाल नहीं गली। लेकिन आज 9वां राज्य भी इनके गिरफ्त में आ गया। हाल ताज में जो जिन राज्यों पर इन्होंने सांसदों को खरीद करके, तोड़ करके, ईडी, आईडी, आईटी का डर दिखा करके विधायकों को अपने पक्ष में किया था, महाराष्ट्र 9वां शिकार है। और इस 9वें शिकार के बाद अब कयास लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 10वां नंबर किसका होगा। किसी का भी हो सकता है, बिहार सरकार का भी हो सकता है कि वहां पर मुख्यमंत्री थोड़े विधायकों के साथ शासन में है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पर। इनका आत्मविश्वास जिस तरह से बढ़ा हुआ है, उनको भी पदच्युत करके
उनके विधायकों को खरीद करके वहां पर भी ये अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं आने वाले दिनों में। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में इनका शासन नहीं है और वहां विपक्ष का शासन है, कांग्रेस का शासन है, उसको भी ये गिरा करके वहां पर भी खरीदारी करके ईडी आईटी का एजेंसियों का दुरुपयोग करके वहां की सरकार को भी ये गिरा सकते हैं। तो ईडी आईटी और जितनी एजेंसियां होती हैं ये सब देश के निर्माण के लिए होती हैं, देश में बढ़ते हुए अपराध को रोकने के लिए होती हैं। लेकिन इनका जिस तरह से उपयोग विपक्ष को गिराने के लिए, विपक्ष को डरवाने के लिए, विपक्ष को हड़पने के लिए, विपक्ष की सत्ता को हड़पने के लिए जिस तरह से कुठाराघात किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो आपके सामने है। और 9वां राज्य महाराष्ट्र को गिरा करके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाने की कवायद की थी, 1-2 दिन में उसकी सरकार भी बन जाएगी और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, कोई विभाग भी मिल जाएगा। लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी जैसा कि इस लोकतंत्र में हो रहा है और अभी इससे भी बुरा होने वाला है, क्योंकि इनके अत्याचार को लोग बर्दाश्त करते जा रहे हैं। विरोध करने के मूड में, आंदोलन करने के मूड में न तो मतदाता है, न इस देश की जनता है और न इस देश का विपक्ष है। किसानों की तरह अगर एकजुट होकर के भारत सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, राष्ट्र को तोड़ने, राष्ट्र को बेचने और राष्ट्र की बुरी हालत करने के लिए आंदोलन किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है। लेकिन आंदोलन करने का मादा किस में है? जो आंदोलन शुरू करेगा उसी के पीछे ईडी, आईडी, सीबीआई और दुनिया भर की एजेंसियां लगा दी जाएंगी। इस तरह से इन एजेंसियों के जरिए, इन एजेंसियों को हथकंडा बना करके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र के खिलाफ काम कर रही है, लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रही है और संविधान के खिलाफ काम कर रही है, उसे आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। विपक्ष मुक्त भारत हो जाएगा तो प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। एक प्रजातंत्र में एक सशक्त विपक्ष की जरूरत पड़ती है और सशक्त विपक्ष को अब इतना जीर्ण शीर्ण, इतना दुर्बल और इतना निरीह बना दिया है कि किसी भी समय विपक्ष दम तोड़ सकता है। और कोई पार्टी अगर बचेगी तो भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, और फिर से देश में एक तंत्र होगा, फिर से देश में राजशाही होगी और फिर से देश में हिंदू राष्ट्र बन करके हिंदुत्व को बुलंदियों पर चढ़ाया जाएगा। बाकी धर्मावलंबियों को या तो पाकिस्तान खदेड़ दिया जाएगा, बांग्लादेश खदेड़ दिया जाएगा, CAA NRC ला करके, और वहां के हिंदुओं को बुलाया जाएगा और यहाँ के पिछड़ी जातियों को, दलितों को, मुसलमानों को विदेशों में खदेड़ दिया जाएगा, क्योंकि उनकी नागरिकता जब खत्म हो जाएगी तो वे देश में रह नहीं सकते। और जब नागरिकता खत्म हो जाएगी और मान लीजिए कि देश में रहने के लिए अलाउ भी कर दिया जाता है तो उनका राजनीतिक अधिकार छिन जाएगा। न तो गरीब लोग चुनाव लड़ सकते हैं और न वोट दे सकते हैं और संविधान उनके लिए बेईमानी हो जाएगा। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा, RSS का चाल चरित्र चेहरा, या यूं कहें घिनौना चेहरा खुल करके सामने आ चुका है। और देशवासियों को सोचना है, जो लोग वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी को जिताए थे, खास करके उनको सोचना है कि कैसी सरकार को आपने चुना है 2014 में, 2019 में, और कैसी सरकार को आप चुनने जा रहे हैं 2024 में, जिसने कि लोकतंत्र को बधिया बना दिया है, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए कसम खा लिया है और संविधान को बदलने के लिए कसम खा लिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि हरिद्वार धर्म संसद में संविधान का नमूना भी पेश किया गया था। भगवा संविधान लाल कपड़े में लपेट करके लाया गया था और बताया गया था कि यही भगवा संविधान हिंदू राष्ट्र का संविधान होगा। निश्चित रूप से उसमें मनुस्मृति रही होगी या मनुस्मृति पर आधारित इनका अपना संविधान रहा होगा, जो कि इस देश के लायक नहीं है, जो इस देश की बहुआयामी संस्कृति के लायक नहीं है, जो इस देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरनाक है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सत्ता को गिरा करके सत्ता को हासिल करना, लोगों के दिए हुए मतदान की खिल्ली उड़ाना और उस मतदान की ऐसी तैसी करना और अपने पक्ष में विधायकों को खरीद करके ईडी आईडी से
डरवा करके ईडी आईडी से डरवाने की बात तो आई है। कई विधायकों ने कहा था कि हमारे पीछे एजेंसियां लगा दी गई है और हमें भाग करके उन्हीं के खेमे में जाना होगा, लेकिन किसी ने यह नहीं कबूल किया कि उन्हें कितने करोड़ रुपए मिले हैं। लेकिन निश्चित रूप से सिर्फ एक ही कारण से इतनी भीड़ नहीं इकट्ठा होगी, बहुत से कारण रहे होंगे। खास कारण तो ईडी आईडी और आईटी और इनकी जितनी एजेंसियां हैं उनको छोड़ दिया इनके पीछे, इसकी वजह से। और दूसरी वजह, इनको आर्थिक लाभ भी हुआ होगा और करोड़ों रुपए इन्हें खिलाया गया होगा। जिस तरह से करोड़ों रुपए इनके ऊपर खर्च किया गया, सूरत से गुवाहाटी तक, गुवाहाटी से गोवा तक, जितना इनके ऊपर खर्च किया गया उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और उसे खर्च करने वाला कौन हो सकता है, वह महाशक्ति कौन हो सकती है, इसका इशारा 2 दिन पहले ही एकनाथ शिंदे ने कर दिया था कि हमारे पीछे एक ऐसी महाशक्ति खड़ी है कि वो हमें हर तरह से सपोर्ट करेगी, धन बल से, बाहुबल से, हर तरह से हमें सपोर्ट कर रही है, इसलिए हम जीतने वाले हैं, हारने वाले नहीं। लेकिन जो इन्होंने धमकी दिया, जो इन्होंने चेतावनी दिया, उस पर ये खरे उतर गए और इनका साथ संविधान को लागू करने वाला, संविधान की समीक्षा करने वाला सुप्रीम कोर्ट भी इनके साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। ठीक उसी तरह से जिस तरह से बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक तरफा रहा और दुनिया भर में इस फैसले की तौहीनी हुई है, बदनामी हुई है और सुप्रीम कोर्ट की भर्त्सना हुई थी। और थोड़े समय बाद नवंबर के महीने में फैसला आया था और 2 महीने बाद उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। इस तरह से क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है, अभी सुप्रीम कोर्ट के पाले में केस गया हुआ था। उपसभापति ने जिस तरह से 16 विधायकों के खिलाफ नोटिस दिया था, उसका उत्तर देने के लिए उसको ये सुप्रीम कोर्ट में ले गए और सुप्रीम कोर्ट ने लटका दिया उसको 11 तारीख तक के लिए। और 11 तारीख के बाद कोई कार्रवाई होगा, उसके पहले इन्हें सरकार बनाने, फ्लोर टेस्ट करने का अवसर दे दिया गया। अगर उसने, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट के लिए रोक लगाया होता तो निश्चित रूप से न तो उद्धव सरकार को, उद्धव को, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता और न इनकी सरकार गिर पाती, क्योंकि इन्हें विश्वास था कि 20 विधायक इनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन वो 20 विधायकों को डरवाया गया होगा, धमकाया गया होगा, सारे विधायकों को, और सब ने हाथ खड़े कर दिए भारतीय जनता पार्टी के सामने। इस तरह से एक सप्ताह, लगभग 8 दिन से जो संकट चल रहा था, 21 जून से जो संकट चल रहा था, उस संकट का तो पटाक्षेप हो गया। लेकिन इस पटाक्षेप से कई सवाल उठते हैं कि क्या भारतीय संविधान की रक्षा हो पाएगी, क्या न्यायपालिका के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का सफाया जिस ढंग से कर रही है उसके खिलाफ कोई माहौल बन पाएगा, क्या हमारे देश का प्रजातंत्र और हमारा संविधान सुरक्षित रह पाएगा। इस तरह के तमाम सारे सवाल अपने आप खड़े उठ रहे हैं। साथियों, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसके पहले बिहार में भी आज एक खेला हो गया और वहां पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआई के 4 सदस्य, कुल 5 विधायक थे, उसमें से 4 विधायक टूट करके तेजस्वी यादव के साथ जा मिले। अब विधानसभा में तेजस्वी यादव की नंबर 1 की पार्टी हो गई है। 80 विधायक हो गए हैं तेजस्वी यादव के और 77 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो विधानसभा में बिहार के अगर विपक्ष के सदस्यों की संख्या ज्यादा हो गई है तो क्या कोई सवाल पूछेगा कि विपक्ष की सरकार बननी चाहिए? नहीं पूछेगा, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है। और जो पूछेगा उसके पीछे आईडी, सीआईडी, जितने भी एजेंसियां हैं उनको लगा दिया जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि शिवसेना के प्रखर प्रवक्ता संजय राउत के खिलाफ अभी 2 दिन पहले ईडी ने सम्मन भेजा और उन्होंने टाइम लिया, 1 हफ्ते बाद अब जाकर के ईडी के सामने पेश होंगे। इस तरह से जो कुछ चल रहा है देश में, जिस तरह से घृणा और नफरत फैलाई जा रही है, जिस तरह से मस्जिद को तोड़ने और मंदिर को बनाने का अभियान चलाया जा रहा है, राम मंदिर से शुरू हुआ
यह अभियान बनारस, काशी और मथुरा तक पहुंच चुका है, यहां तक कि ताजमहल और कुतुब मीनार तक पहुंच चुका है। ताजमहल के नीचे वे शिवालय देख रहे हैं, कुतुब मीनार के नीचे वे विष्णु स्तंभ देख रहे हैं, और मथुरा की ईदगाही मस्जिद के नीचे वे कृष्ण जन्मभूमि देख रहे हैं। इस तरह से न सिर्फ राजनीति को प्रभावित किया है, न सिर्फ राजनीति को तोड़ने का काम किया है, राजनेताओं को, विपक्ष को समाप्त करने के लिए ठेका ले लिया है, बल्कि इन्होंने सांस्कृतिक विरासतों को भी तहस नहस करने, उन पर कब्जा करने और उस पर हिंदू कट्टरपंथियों के हिसाब से उन्हें मनमर्जी करने देने की छूट मिली हुई है। अब देखिए, जुलाई भी आ गया और जुलाई में ज्ञानवापी वाला मुकदमा फिर से उठेगा और फिर से कोहराम मचेगा पूरे देश में। अभी अग्निपथ का आंदोलन खत्म ही हुआ था, या यूं कहें कि अग्निपथ का आंदोलन खत्म होने के पहले महाराष्ट्र का संकट आ गया, इसलिए अग्निपथ साइड में हो गया। अग्निपथ आंदोलन एक तरह से बंद हो गया है, छिटपुट आंदोलन हो रहा है, अभी भी ऐसी बात नहीं है। और यह छिटपुट आंदोलन एक विकराल रूप भी ले सकता है अगर इन्होंने अग्निपथ को वापस नहीं लिया तो। अब इनके पास पेंशन देने के लिए, सेना के रिटायर्ड जवानों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, इनके पास 35 साल तक नौकरी करने का सिस्टम जो पहले से था, उस 35 साल तक वेतन देने का पैसा नहीं है। इसलिए ये जो रणनीति अपनाए हैं और बेरोजगारों के साथ खेल रहे हैं, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। विधायकों को खरीदने के लिए इनके पास पैसे आ गए और 39-40 विधायकों को जो शिवसेना के थे उनको खरीद लिया। स्वतंत्र मतलब कि निर्दलीय विधायकों को भी लगभग 10 विधायकों को खरीद लिया। इसके लिए इनके पास पैसा है, अकूत दौलत है। इन्हें देश के जितने भी जिले हैं, हर जिलों में भारतीय जनता पार्टी का 5 स्टार होटल जैसा ऑफिस बनाने के लिए पैसा है, लेकिन सैनिकों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। उन्हें 4 साल में रिटायर्ड करके और उन्हें फिर से बेरोजगार बनाने की साजिश रची गई है। तो साथियों, सिर्फ राजनीतिक हथकंडा अपना करके सरकार गिराने तक ही बात नहीं अटकती है, बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन भी एक खड़ा हुआ है और इन्हीं के द्वारा खड़ा किया गया है। मुसलमानों के सांस्कृतिक पुरावशेषों को, उनके धर्मस्थलों को जिस तरह से छीनने का काम किया जा रहा है और उन्हें मार डालने, काट डालने, नरसंहार करने की बात कही जा रही है, इससे हमारा लोकतंत्र क्या स्वस्थ हो रहा है? इससे क्या हमारे संविधान के ऊपर खतरा नहीं मंडरा रहा है? बिल्कुल मंडरा रहा है। और सबसे बड़ी बात, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इन्होंने जो उपाय किया है, उस उपाय से इनका सांप्रदायिक एजेंडा भी कामयाब हो रहा है और हिंदू राष्ट्र बनाने का रास्ता भी प्रशस्त हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत करके आए थे, उसी समय CAA NRC की घोषणा कर दी गई थी और इसे क्रियान्वित करने के लिए आदेश दे दिया गया था। उसके बाद ही आंदोलन खड़ा हुआ और उस आंदोलन में शाहीन बाग का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था जो कि महीनों तक चलता रहा, लेकिन महामारी की वजह से आंदोलन को ठप करना पड़ा और उसके बाद फिर ये CAA NRC का नाम भी नहीं लिए। लेकिन अभी पिछले दिनों अमित शाह ने कहा था कि फिर से हम CAA NRC को लाएंगे। CAA NRC को लाने का मतलब है इस देश के दलितों को, इस देश के पिछड़ों को, इस देश के मुसलमानों को समाप्त कर देना है। समाप्त करने का मतलब है उनकी नागरिकता छीन लेना है, क्योंकि वे जब सबूत नहीं दे पाएंगे तो नागरिकता अपने आप छिन जाएगी और उन्हें डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा या दोयम दर्जे की जिंदगी जीने के लिए बाध्य कर दिया जाएगा। इस तरह से हमारे देश को बेचने के लिए जो साजिश रची गई, पूरे देश के जितनी भी सरकारी कंपनियां थी उनको बेच दिया गया। सरकारी कंपनियों को तो बात छोड़िए, विभागों को बेच दिया गया, रेलवे को बेच दिया गया, LIC को बेच दिया गया, उड्डयन विभाग को बेच दिया गया। इस तरह से न सिर्फ मोदी सरकार राजनीतिक हथकंडा से अपने विपक्ष को
धराशायी कर रही है, विपक्ष को नष्ट कर रही है, विपक्ष मुक्त भारत बना रही है, बल्कि अपने सांस्कृतिक एजेंडे और छुपे एजेंडे के तहत हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो कुचक्र रच रही है और जो घिनौना काम कर रही है, उससे सब लोग वाकिफ हैं। अब जरूरत है भारत सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करने की, राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन खड़ा करने की, किसानों से बड़ा आंदोलन खड़ा करने की। अगर ऐसा आंदोलन नहीं खड़ा होता है तो ये प्रजातंत्र को रसातल में भेज देंगे, उसी तरह से कि जिस तरह से कि भारत की अर्थव्यवस्था को इन्होंने रसातल में भेज दिया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि 2012 से लेकर के 2022 तक 7.5 लाख बेरोजगार आत्महत्या किए। उनके पास नौकरी नहीं, उनके पास जीने का साधन नहीं, उनके पास पैसा नहीं, तो आत्महत्या कर लिए। इसी प्रकार से किसान आंदोलन के दौरान 750 किसान शहादत दे गए और इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसी तरह से 47 लाख से ज्यादा लोग कोरोना काल में प्राण को त्याग दिए और उन्हें मुआवजा देने के लिए, उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए भारत सरकार के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन विधायकों को, सांसदों को खरीदने के लिए इनके पास अकूत पैसा है। तो जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है, धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है और आरएसएस का, बीजेपी का छुपा हुआ एजेंडा सामने आ रहा है, इनका घिनौना चेहरा सामने आ रहा है और जिस तरह से इन्होंने देश को बेचने से लेकर के अर्थव्यवस्था को डुबोने तक और इस देश के नागरिकों के साथ छल करने और उनकी नागरिकता खत्म करने की कुटिल चाल चली गई है, इसे समझना पड़ेगा। इस पर आपको विचार करना पड़ेगा, इस पर देशवासियों को विचार करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष मुक्त भारत कर रही है, जो पिछड़ा मुक्त भारत कर रही है, जो अल्पसंख्यक मुक्त भारत कर रही है, तो बीजेपी मुक्त भारत करने के लिए हमें कौन सा हथकंडा अपनाना चाहिए, बीजेपी मुक्त भारत करने के लिए हमें कौन सी नीतियां बनानी चाहिए और बीजेपी मुक्त भारत करने के लिए हमें किस रास्ते पर न चलना चाहिए। और यही सोच करके आपको आगे वोट देना है और यही सोच करके मोदी सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ एक बड़ा सा आंदोलन, राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन खड़ा करना है। नहीं तो आज ये विपक्ष का सफाया कर रहे हैं, मुसलमानों का सफाया कर रहे हैं, कल आपका भी नंबर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक पहुंचे और जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।